नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद के उपन्यास कर्म भूमि में मुख्य नायिका हम किसे मान सकते हैं, या यहाँ पर नायिका कौन है, उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं को बताएं। या फिर ऐसे भी ये प्रश्न आ सकता है कि कर्म भूमि की नायिका सुखदा के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताएं। वो आपके प्रश्न पत्र पर निर्भर करता है कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाए, लेकिन जवाब आपको इसी तरह से देना है। तो आइए देखते हैं कि कर्म भूमि में जो नायिका सुखदा है उसके व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, उपन्यास की अगर हम बात करें तो इस उपन्यास के पहले भाग में अगर हम देखें तो अमरकांत और सुखदा का जो व्यक्तित्व है वो समान रूप से चित्रित हुआ है, यानी दोनों का लगभग समान भाव से या समान रूप से इसका चित्रण किया गया है। दूसरे भाग में अगर देखें तो अमरकांत का विशेष रूप से चित्रण हुआ है। वहीं तीसरे भाग की अगर बात करें तो वहाँ पर केवल और केवल सुखदा का व्यक्तित्व ही छाया हुआ है। शेष उपन्यास में दोनों समान रूप से चित्रित हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अमरकांत उपन्यास में केवल एक आंदोलन का नेतृत्व करता है, तो सुखदा वहीं पर दो आंदोलनों का नेत्री बनकर कुशलता से उनका नेतृत्व करती है। तो हम मान सकते हैं कि सुखदा के व्यक्तित्व में नायिका के सभी गुण या सभी विशेषताएं विद्यमान है। इसी आधार पर अगर पूछ लिया जाए कि क्या सुखदा इस उपन्यास में नायिका के रूप में स्थापित की जा सकती है, या क्या सुखदा का व्यक्तित्व एक नायिका की विशेषताओं से युक्त है, तो इस तरह से आप इसकी भूमिका बनाएंगे। उसके बाद आप उसके व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं वो बताएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर विशेषता की बात करें तो वो क्या है, स्वाभिमानी। सुखदा यहाँ इस उपन्यास में अगर देखें तो एक स्वाभिमानी स्त्री के रूप में चित्रित हुई है। इस उपन्यास के कथानक के आधार पर अगर देखें तो सुखदा अपने पति अमरकांत के किसी भी निष्ठुर व्यवहार को अपने स्वाभिमान पर चोट समझकर उसका प्रत्युत्तर जरूर देती है। उसकी ननंद नैना का पति जो कि मनीराम है, जब उसका अपने ही घर में वो अपमान करता है तो वो उसे सचेत करती है तथा वहीं पर वह उसका अपमान भी करती है। अमरकांत सकीना के प्रेम में उलझ जाता है और उसे छोड़कर भाग जाता है। तब वह एक स्वाभिमानी स्त्री की भांति न तो उसके लिए व्यर्थ में विलाप करती है और ना ही उसके पत्रों को पढ़ती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सुखदा है वो एक स्वाभिमानी स्त्री है। दूसरी अगर बात करें, साहसी व आत्मविश्वासी। देखिए, सुखदा की अगर बात करें तो वो साहसी है, ये हम इसके कथानक में देख चुके हैं, क्योंकि वो ना तो अत्याचार सहती है और ना ही अत्याचार होते हुए देख सकती है, वो उसका विरोध भी करती है। यहाँ पर अगर घटनाक्रम की बात करें तो ठाकुर द्वार में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे जो अनत्य थे उन पर पुलिस की गोलियां की जब बौछार होती है तो वो उस अत्याचार के विरुद्ध उठ खड़ी होती है तथा स्वयं भी वहाँ पहुँच जाती है। अपने साहस और वीरता का परिचय देने के लिए वो उनको ललकारती भी है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो किस प्रकार साहसी है। इसके साथ साथ अगर देखें तो नगर पालिका की भूमि पर जब निर्धन मजदूरों के लिए आवास बनाने के लिए वो हड़ताल करवाती है, तब भी उसका आंदोलन सफल हो जाता है। क्योंकि उसे विश्वास था कि वो उनके हक के लिए लड़ाई अगर लड़ेगी तो सभी उसके साथ आ जाएंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि वो आत्मविश्वासी भी है और साहसी भी है। तीसरी अगर हम बात करें तो कर्मठ है। देखिए, जो सुखदा है वो अपने ससुर के घर में जितनी विलासिनी दिखती है, उसका घर त्यागने के पश्चात वह उतनी ही ज़्यादा कर्मठ भी हो जाती है। वह परिवार का खर्च चलाने के लिए स्वयं स्कूल में नौकरी करती है। वह अपने बाहुबल पर विश्वास भी करती है और यही कारण है कि माता रेणुका देवी जब अपनी संपत्ति सेवाश्रम के नाम कर देती है तब वह उनके इस कदम का विरोध नहीं करती, जबकि वही उस संपत्ति की उत्तराधिकारिणी भी थी। तो इससे हमें पता चलता है कि वो किस प्रकार एक कर्मठ स्त्री है। दूसरा, कुशल नेत्री व मानवतावादी। अगर इसकी हम बात करें तो उसमें कुशल नेत्री होने के गुण भी हैं, और अगर हम देखें तो वो समाज के प्रति जागरूक भी है, आत्मविश्वासी भी है। विपरीत परिस्थितियों में झुकने का भाव उसमें नहीं है, यानी विपरीत परिस्थितियों का सामना वो बहुत ही कुशलता और धैर्य से करती है। एक कुशल नेत्री की भांति
जनसाधारण को अपने पक्ष में करने के लिए वह अपने ससुर के घर को त्याग कर एक छोटे से किराए के मकान में रहने का संकल्प करती है। इसके साथ साथ वह मानवतावादी भी है। अगर सकीना के कारण उसका दाम्पत्य जीवन संकटों से भर जाता है, फिर भी वो सकीना से मित्रता का व्यवहार रखती है। दोनों की आर्थिक स्थिति में आकाश पाताल का अंतर होने के बाद भी वह निर्धन सकीना से मिलने के लिए 2 बार उसके घर भी जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो एक कुशल नेत्री और मानवतावादी है। 5वां अगर हम देखें कि तर्कशील। सुखदा प्रत्येक कार्य को अपने तर्कों की कसौटी पर परखती है, फिर वह पति अमरकांत के दुकान पर बैठने से संबंधित हो या उसके सिर पर खादी लादने से संबंधित हो। उपन्यास के आरंभ में वह पति को सांसारिक व्यवहार पर चलने के लिए अपनी युक्ति संगत बातों का आश्रय भी लेती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इससे हमें पता चलता है कि वो किस प्रकार प्रत्येक बात का तर्क देने में वो कुशल है और अपनी तर्कशीलता के कारण ही वो अपने व्यक्तित्व को ज़्यादा निखार कर इस उपन्यास में सामने आई हैं। ये सुखदा का तर्कशील व्यवहार ही है जिससे वो दूसरों को अपनी गलती को अनुभव करवाने में सक्षम है, चाहे वो गलती अमरकांत ने की हो, सकीना ने की हो या फिर प्रोफेसर शांति कुमार ने। उनकी तर्क शक्ति उसके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस उपन्यास में। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके व्यक्तित्व में विलासिनी के गुण भी दिखाई देते हैं। सुखदा एक धनी विधवा की एकमात्र संतान है। उसके सुखमय बचपन के बारे में इस उपन्यास में वर्णन भी किया गया है कि उसकी माता ने बेटे के साथ बेटी से पूरी की थी, यानी बेटे की जो साध थी, बेटे की जो इच्छा थी, वो इच्छाएं उसने अपनी बेटी से पूरी की थी। क्यों? क्योंकि उसके एकमात्र संतान सुखदा ही थी। शादी के 2 वर्षों की अवधि बीत जाने पर भी वह अपने पति अमरकांत के मन से त्याग, परोपकार, गांधीवादी जो विचार हैं उनको निकाल नहीं पाती। पति की इसी भावना से अल्प में संतुष्ट होने की जो उसकी प्रवृत्ति है, यानी उसका जो पति है वो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, त्यागमयी है और कम में ही संतुष्टि प्राप्त कर लेना उसकी प्रवृत्ति है। तो इससे सुखदा घबरा जाती है क्योंकि उसे इन सब बातों की आदत नहीं है। वो भोग विलास में अपना जीवन बिताने में ज़्यादा विश्वास करती है। लेकिन जैसे जैसे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है या उपन्यास का घटनाक्रम आगे बढ़ता है तो उसमें कुछ परिवर्तन भी आ जाता है। तो ये इस उपन्यास में हम देख सकते हैं कि वो विलासिनी है, लेकिन परिस्थितियों के साथ साथ उसके व्यक्तित्व में बदलाव भी आ जाता है। अंतिम इसका पॉइंट हम बना सकते हैं अन्याय की विरोधी। देखिए, इस उपन्यास में बहुत से ऐसे घटनाक्रम आए हैं जहाँ पर निम्न वर्ग पर अन्याय किया गया है, लेकिन सुखदा ने उनका विरोध किया है। उपन्यास के घटनाक्रम में मंदिर में अनत्यजों के प्रवेशाधिकार को लेकर वह उदासीन सी रहती है, लेकिन जब वो देखती है कि धर्म की रक्षा गोलियों से की जा रही है तो वो स्वर्णों के इस अत्याचार के विरुद्ध खड़ी हो उठती है और गोलियों की परवाह किए बिना मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे अनत्यजों का साथ भी देती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो समाज के निर्धन वर्ग को और भी ज़्यादा निकटता से देखने का जब उसे अवसर मिलता है, जिसमें धोबी है, सब्जी बेचने वाले हैं, तांगे वाले हैं, दूध बेचने वाले हैं, उनकी बस्ती की दुर्दशा को देखकर उसे बहुत पीड़ा होती है। वह इसे धनाढ्य वर्ग का अन्याय ही मानती है कि वे लंबे चौड़े बंगलों में रहते हैं और नगर पालिका की ज़मीन को अपने रिश्तेदारों के नाम से खरीदकर उसका लाभ उठाते हैं। वह नगर पालिका की भूमि पर समाज की जीवन शक्ति के लिए आवास भी बनाना चाहती है, परंतु नगर पालिका के सदस्य उसका भरपूर विरोध भी करते हैं। फिर अगर बात करें कि सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आंदोलन का मार्ग वो अपनाती है, वह इन विभिन्न दलित जातियों के सरगनों, चौधरियों आदि से मिलाकर नगर पालिका की भूमि प्राप्त करने के लिए हड़ताल का आयोजन भी करती है। शीघ्र ही वह इसी आरोप में गिरफ्तार भी हो जाती है और जेल में बंद भी की जाती है। तो इन दोनों ही घटनाओं से हमें पता चलता है कि सुखदा अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध खड़ी है या उन लोगों का साथ देने के लिए हर पल तैयार है जिन पर अन्याय किया जा रहा है। तो इस प्रकार सुखदा के व्यक्तित्व की इन विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सुखदा
नायिका के रूप में इस पात्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या इस उपन्यास में अगर किसी को नायिका के रूप में स्थापित किया जा सकता है तो वो सुखदा ही है। तो इस तरह से आप ये प्रश्न तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।